दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम। हर हर महादेव, जय माँ पार्वती, जय श्री बजरंगबली, जय श्री राम, जय श्री सीता माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों आज मैं आपके साथ एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं इसको वीडियो मोड पे डाल रहा हूँ। डिसीजन मेकिंग। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डिसीजन मेकिंग। आप सब डिसीजन लेते हैं, लेकिन ये कितना कॉम्प्लेक्स होता है और कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है और इसका स्टॉक मार्केट में क्या इम्प्लीकेशन है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। पहले हम स्लाइड नंबर 1 पे चलते हैं। इस दुनिया का सबसे कठिन, ध्यान दीजिएगा मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इस दुनिया का सबसे कठिन स्किल है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि दो चीज़ें आपके लिए बहुत मैंडेटरी है सीखना। पहला, कोडिंग या ऑटोमेशन। दूसरा, फाइनेंशियल लिटरेसी। मैं हमेशा फाइनेंशियल लिटरेसी की एडवोकेट से ही करता हूँ। आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप किसी भी फील्ड के हों, आप सीए हो, आप एमबीए हो, आप आर्किटेक्ट हो, आप डॉक्टर हो, आप ब्यूरोक्रेट हो, आप पॉलिटिशियन हो, आप बिजनेसमैन हो, आपको फाइनेंशियल लिटरेसी सीखना ही चाहिए। साथ ही साथ आपको कोडिंग या ऑटोमेशन भी सीखना चाहिए। इसके बिना काम पॉसिबल नहीं है। वाई कोडिंग? बिकॉज आज के ज़माने में आप में से जो भी एवरीबडी इज़ यूजिंग कंप्यूटर, और कंप्यूटर में बहुत सारे ऑटोमेशंस पॉसिबल हैं। जो काम आप 1 घंटे में कर सकते हैं उसको आप ऑटोमेशन करके 5 मिनट में कर सकते हैं। मैंने अपने बहुत सारे ऑटोमेशंस को ऐसे किया है। मेरे घंटों का काम मैं 5 मिनट में कर लेता हूँ, ऑटोमेशंस करके, कोडिंग करके। तो ये दोनों स्किल्स तो आपके लिए सीखना मैंडेटरी है, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड कोडिंग। फाइनेंशियल लिटरेसी में पहले भी बता चुका हूँ कि आपके पास कभी ना कभी इतना पैसा होगा जो कि आप इन्वेस्ट करने के बाद अगर आप उससे सही रिटर्न निकालना सीख लेंगे तो वो आपकी 1 महीने की आमदनी या 2 महीने की आमदनी से भी ऊपर चला जाएगा। इसलिए आपको फाइनेंशियल लिटरेसी सीखना जरूरी है। अदरवाइज आप वही 7-8% कमाते रहेंगे पूरी जिंदगी भर, जो आपको आपके एग्जिस्टिंग बैंकर्स, आपका बैंक बोलता है इस म्यूचुअल फंड में डाल दो, इस फंड में डाल दो, आप वहां डालेंगे और उससे नॉमिनल पैसा कमाएंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी से आप अपनी अपनी अवेयरनेस को इंक्रीज करके आप इतना पैसा कमा सकते हैं जो आपके महीने की आमदनी से भी ऊपर चला जाएगा। इसके अलावा कुछ एक ऐसी स्किल्स है जो आपसे मैं आज बात करूंगा। उसमें सबसे पहली है वो है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्ट्रैटेजी होती है कि जब दो लोग आपस में कॉम्पीट करते हैं तो हम अपनी अपनी पोजीशन डिसाइड करते हैं कि हम इस पोजीशन को नहीं छोड़ेंगे, आप उस पोजीशन को नहीं छोड़ेंगे। हमें अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स पता होते हैं, अपने अपने फायदे नुकसान पता होते हैं, अपनी अपनी स्वॉट एनालिसिस करते हैं, अपने अपने बेनिफिट्स पता होते हैं। उस बेनिफिट्स के बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। वही हमारे मैक्रो डिसीजन मेकर्स होते हैं। मतलब उस किसी खास बेनिफिट को परस्यू करने के लिए हम अपने एक्शन चलेंगे, उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। ये बहुत ज़रूरी स्किल है। हर किसी को स्ट्रैटेजी सीखना बहुत ज़रूरी है और इसको सीखने का बहुत ईजी तरीका है। अगर आप चेस खेलेंगे तो आप स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। अगर आप साइकोलॉजी सीखेंगे तो आप स्ट्रैटेजी सीख जाएंगे। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कम्युनिकेशन। Communication is not just speaking in English. Communication is not just speaking polite English. Communication is, the purpose of communication is कि आप जो कहना चाहते हैं वो सामने वाले के दिमाग में 100% विदाउट डाइल्यूशन पहुंच जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी क्लास का एग्जाम्पल लें तो एक क्लास में एक मैथ्स की टीचर होगी जो मैथ्स पढ़ा रही होगी। उसमें से किसी बच्चे को 100 आउट ऑफ 100 आते हैं, किसी को 80 आते हैं, किसी को 90 आते हैं, किसी को 70 आते हैं, किसी को 60 मार्क्स आते हैं, किसी को 50, किसी को 40, किसी को 30, किसी को 10 मार्क्स आता है। उसमें से कोई मैथ्स में फेल भी होता है। इसका मतलब है उस टीचर का मैथ्स तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा नहीं है कि जो सब के सब बच्चों में 100% एजुकेशन ट्रांसफर कर दे। इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। जब वो टीचर अपनी नॉलेज को, जो जिस नॉलेज में वो परफेक्ट है, वो नॉलेज बच्चों में परफेक्टली इम्प्लांट नहीं कर पा रही है, ये दिस इज ये इस बात की कमी नहीं है कि वो मैथ्स में खराब है। ये इस बात के लिए होता है क्योंकि वो कम्युनिकेशन स्किल्स में खराब है। तो अल्टीमेटली कम्युनिकेशन स्किल का पर्पस होता है कि आप जो भी मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज आपके ऑडियंस के दिमाग में 100% विदाउट डाइल्यूशन वैसे का वैसे ही पहुंच जाए। उसको कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं। एंड दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसमें इंग्लिश का कोई रोल नहीं है। आप ऑडियंस के भाषा में जितना इजी लैंग्वेज में समझाएंगे वो उतना ही इजीली उसको ग्रैस्प करेगा। तीसरी स्किल है दोस्तों मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में हम कई लोगों को एक साथ कम्युनिकेट करते हैं। जब हम कई लोगों को एक साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो उसका चैलेंज क्या होता है कि हर कोई एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है, एक डिफरेंट माइंडसेट का होता है, उनके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं,
उनके एस्पिरेशंस डिफरेंट होते हैं, उनका आपको लेकर के नज़रिया डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। उन सबको आप अपनी बात 100% तरीके से कैसे कन्विंस करें, कैसे कम्युनिकेट करें, दैट्स कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। ये तीसरी स्किल है। चौथी स्किल है नेगोशिएशन। हम हर दिन हर घंटे पे नेगोशिएट करते हैं, कभी अपने आप से, कभी दूसरे से, और कभी किसी और से। हमें अपने आप से भी नेगोशिएट करना पड़ता है कि हम केला खाएं या सेब खाएं, हम मीठा खाएं या मीठा खाना छोड़ दें। ये हम अपने आप से नेगोशिएट कर रहे होते हैं कि हम खाएं कि ना खाएं, यार खा लेते हैं, चलो इस बार खा लेते हैं, नेक्स्ट टाइम छोड़ देंगे। आज थोड़ा 1 घंटे ज़्यादा एक्सरसाइज करें या ना करें, चलो कर लेते हैं यार कल। आज आज आराम कर लेते हैं। आज आज जो है वो खेलने नहीं आते, बैडमिंटन खेलने नहीं आते, कल चले जाएं, कल से चले जाएंगे यार। तो हम अपने आप से नेगोशिएट कर रहे होते हैं। ये हमारी चौथी स्किल है जो हमें सीखना चाहिए। हम कभी कभी सामने वाले से नेगोशिएट करते हैं कि यार मुझे कोल्ड ड्रिंक पिला दो, मुझे फ़ोन दिला दो, मुझे ये कोर्स में एडमिशन दिला दो। ठीक है, कुछ भी, मतलब हम जो भी हमारी एस्पिरेशन होती है उसके लिए हम सामने वाले से नेगोशिएट करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें जितना शेयर मिल रहा है। मान लो कि अगर हम फुल्की खाने गए, हम गोलगप्पे खाने गए बाजार में, उसने कहा कि 10 रुपए में 6 देते हैं। हम उससे नेगोशिएट करते हैं, भैया 4 7 दे दो ना यार, भैया 8 दे दो ना। हम कहते हैं अच्छा, सब्जी डाल रहे हो, थोड़ी सी मिर्ची और डाल दो ना। तो हम नेगोशिएट कर रहे होते हैं वहां पे। हम अपने हिस्से को बढ़ा रहे होते हैं। इसको बोलते हैं नेगोशिएशन स्किल, और ये हम करते हैं और करना चाहिए। उसके बाद पांचवी चीज है कंपटीशन। कंपटीशन बिल्कुल खराब नहीं है। ऐसा बहुत बार होता है कि हम दोस्तों कंपटीशन में हार जाते हैं, लेकिन कंपटीशन में जीतना, जीतने की इच्छा रखना, कॉम्पीट करना, हारना और फिर खड़े होना बहुत ज़रूरी है। ये एक तरह का माइंडसेट है। कंपटीशन में सर्वाइवल स्किल होनी चाहिए, और हमें आनी चाहिए कि हारने के बाद भी उठ के खड़े कैसे होना है, अगली बार की तैयारी कैसे करनी है, नेक्स्ट गेम की तैयारी कैसे करनी है, अगली बार जीतना कैसे है। ये पांचवी स्किल है जो हर किसी को आनी चाहिए। छठवीं स्किल है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब यह है, जैसा आचार्य चाणक्य ने कहा था कि बिना एक भी बूंद खून बहाए अपने ओपोनेंट को हराओ। इसको बोलते हैं पॉलिटिक्स। ये हमेशा होता है जब हम नेगोशिएशन कर रहे होते हैं, जब हम स्कूल में होते हैं, तो हम अपने हिस्से को बढ़ाने के लिए पॉलिटिक्स करते हैं अपने अपोनेंट के खिलाफ। स्पोर्ट्स में हम पॉलिटिक्स देखते हैं, अपने ऑफिसेज में हम पॉलिटिक्स देखते हैं, अपने नेबर्स के साथ हम पॉलिटिक्स देखते हैं, अपने रिलेटिव्स के अंदर हम पॉलिटिक्स देखते हैं। हर कोई अपने हिस्से को बढ़ाने के लिए पॉलिटिकली एक्शन करता है। इसलिए हमें पॉलिटिक्स आना और करना बहुत ज़रूरी है। ये 6 स्किल हो गई। इसके बाद सातवीं बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, अच्छा, ये जितनी भी मैं स्किल्स की बात कर रहा हूँ, ये सब के सब एक दूसरे से आइडेंटिकल है, एक दूसरे से मैच नहीं करती, सब एकदम अलग अलग स्किल है। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ होती है कि क्रिएटिविटी इज़ नॉट अबाउट सिंगिंग सॉन्ग और राइटिंग अ सॉन्ग, राइटिंग अ पोएट, ठीक है, मेकिंग अ पेंटिंग, ठीक है, या फिर मेकिंग अ पॉटरी। इसको क्रिएटिविटी नहीं बोलते। क्रिएटिविटी इससे बहुत आगे होती है। क्रिएटिविटी होती है आपके दिमाग में पहले, फिर आप उसको आगे जाके बनाते हैं। एक अच्छी कहावत है, दो कहावतें हैं कि युद्ध पहले आप अपने दिमाग में जीतते हैं, बाद में ज़मीन पे जीतते हैं। या फिर कोई भी वैज्ञानिक पहले अपने दिमाग में आविष्कार बनाता है, उसके बाद में लेबोरेटरी में बनाता है। तो वो क्रिएटिविटी से आता है। जितना ज़्यादा आप क्रिएटिव होंगे, उतना ही ज़्यादा आप किसी चीज़ के अलग अलग एंगल को लेके सोच पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप अगर किसी सिचुएशन को एक तरफ से देखेंगे तो आपको उसका हेड दिखाई देगा, उसका टेल साइड दिखाई नहीं देगा। तो लेकिन होता तो उसका दूसरा साइड भी है, हमें दिखता नहीं है। वैसे ही एक पासे के 6 साइड्स होते हैं, है ना? आपको एक दिखेगा, उसके दूसरे साइड दो, तीसरे साइड तीन, फिर उसके एक तरफ चार, एक तरफ पांच, एक तरफ छह भी होता है पासे के। आपको दिखता नहीं है, वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन रियलिटी तो ये है, उसका होता है। वैसे ही किसी चीज़ के अनगिनत साइड्स भी हो सकते हैं। ये आपकी प्रॉब्लम है कि आपको दिख नहीं रहा है। वो देखने के लिए आपको क्रिएटिविटी चाहिए। जब आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, तो आप ज़्यादा बेटर डिसीजन ले पाएंगे। तो क्रिएटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको अलग तरीके से अपने माइंड को नर्चर, अपने माइंड को ग्रो करना पड़ता है। क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ ही है इनोवेशन। ये हमारी आठवीं स्किल है। इनोवेशन भी बहुत ज़रूरी है। हमेशा आपको ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ पे आके रुक जाते हैं, आपकी गाड़ी अटक जाती है, आप उससे आगे नहीं निकल पाते हैं। तो आपको ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है कि अब क्या करूं, ऐसा क्या रास्ता है जो आज तक कभी बना ही नहीं, मैं ऐसा एक रास्ता ढूंढता हूँ। उसको इनोवेशन बोलते हैं। वो क्रिएटिविटी से ही निकलता है। इसके बाद एक नौवीं स्किल आती है, उसको बोलते हैं विजन। विजन का मतलब एक ऐसा ड्रीम,
एक ऐसा ड्रीम जो सच हो ही नहीं सकता, उसको देखूँगा और उसको सच करके दिखाऊँगा। उसको तोड़-तोड़ के उसके छोटे ड्रीम बनाऊँगा, उसको भी छोटे टुकड़े में तोड़ूँगा, उससे भी छोटे-छोटे एक्शंस में तोड़ूँगा और फिर एक-एक करके सारे एक्शन कर कर के अपना विज़न को सच करूँगा। इसको बोलते हैं विज़न। तो विज़नरी होना बहुत कम लोगों में होता है। स्ट्रैटेजी बहुत कम लोगों में होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स, मास कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे मोदी में मास कम्युनिकेशन है। नेगोशिएशन स्किल्स, मोदी जी के अंदर नेगोशिएशन स्किल्स है। कॉम्पिटिशन, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली के अंदर आपको कॉम्पिटिशन स्किल दिखेगी। रॉजर फेडरर में आपको कॉम्पिटिटिंग स्किल दिखेगी। वो 35 साल के अंदर उसने टेनिस खेला है, जिस उम्र में कभी लोग खेल नहीं पाते, 25 साल में रिटायर होते हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स, बहुत सारी चीज़ों में आपको मतलब स्किल्स अलग अलग होती है। ये सब अलग अलग लोगों में आपको स्किल्स दिखती है, आपको डेवलप करना पड़ता है। नौवीं स्किल है दोस्तों, चेंज मैनेजमेंट। ये बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है। हम सब अंधेरे को लेकर के, अनजान चीज़ों को लेकर के डरे होते हैं। शादी करने के पहले हम डरे होते हैं कि सामने वाला पार्टनर कैसा होगा। नए कॉलेज में एडमिशन को लेके हम डरे होते हैं। नए जॉब के लिए हम डरे होते हैं। हमेशा हम डरते हैं। हमेशा अपने अंदर से एक बदलाव जब हमें करना होता है, तो हम डरते हैं। हर साल हम डरते हैं कि अगले साल हम अपना ये रेज़ोल्यूशन लेंगे। तो हम डरते हैं। उस डर को जीतने की कला है चेंज मैनेजमेंट। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट ट्रुथ। चेंज एक ऐसी चीज़ है जो कि आप कितना भी अपने आप को कन्विंस कर लो, चेंज होगा ही होगा। आप चेंज को अवॉइड नहीं कर सकते। हर दिन आपको चेंज करना पड़ेगा। मैं खुद अपनी आँख के सामने, पहले मैं डायल घुमाने वाले फ़ोन, फिर बटन वाले फ़ोन, फिर उसके बाद क्या नाम है, और भी मतलब तरह-तरह के फ़ोन, फिर उसके बाद बटन वाले मोबाइल फ़ोन, फिर उसके बाद स्मार्टफ़ोन्स, और आज तो स्मार्टफ़ोन में कंप्यूटर भी आ चुका है। मतलब आप सारा काम अपने स्मार्टफ़ोन में ही कर लेते हो। मैंने तो इतने सारे चेंज अपनी आँखों के सामने देखे हैं। कैमरे देखे हैं, किस तरह के कैमरे पहले होते थे, रील भरने वाले, उसमें फ्लैश हाथ से लेके चमकाना पड़ता था। आज की डेट में डिजिटल कैमरे, अब तो कैमरे भी खत्म हो चुके हैं। कैमरे खत्म हो चुके हैं, वो सब मोबाइल में ही आ चुका है। ठीक है, तो चेंज मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, जिसके लिए आपको अपने आप को ट्रेंड करना पड़ता है। उसके बाद 10वीं स्किल है दोस्तों, मोटिवेशन या मैनुपुलेशन। दोनों ही एक ही चीज़ है, मोटिवेशन या मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में आप सामने वाले को कोई चीज़ कन्विंस करने की कोशिश करते हो, मोटिवेशन में आप अपने आप को कन्विंस करते हैं कुछ करने के लिए। मोटिवेशन इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ना बहुत सारी नेगेटिविटी है। नेगेटिव चीज़ों से हमारी ज़िंदगी भरी हुई है, तो हमें अपने आप को ना मोटिवेट करना, कैसे अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं, अपनी एनर्जी को वापस से कैसे, जैसे अपने मोबाइल को हम रिचार्ज करते हैं, वैसे मोटिवेट करना आना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं 12वीं स्किल पे आता हूँ, वो है कन्विंसिंग। कन्विंसिंग काफ़ी हद तक कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई है कि किसी को कैसे कन्विंस करो कि आपको ये काम करना है। किसी को कैसे कन्विंस करो कि आपको सुबह 4 बजे उठना है। किसी को कैसे कन्विंस करो कि आपको 1 घंटे एक्सरसाइज करनी है। किसी को कैसे कन्विंस करो कि आपको स्वीट, मीठी चीज़ें छोड़नी हैं। किसी को कैसे कन्विंस करो कि आपको अच्छा खाना खाना है, हेल्दी फूड खाना है। आप कैसे कन्विंस कर सकते हो? इन किसी को कैसे कन्विंस करो कि तुम्हें एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। किसी को कैसे कन्विंस करो कि हारने के बाद खड़े कैसे होना है। किसी को कैसे कन्विंस करो कि हारने के बाद जीतना कैसे। तो कन्विंसिंग की स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके पहले मैंने बोल्ड और हाईलाइट करके लिखा है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर स्किल। हम हर दिन डिसाइड करते हैं कि हम नींबू पानी पिएं कि पेप्सी पिएं, हम फ्रूट खाएं या पिज़्ज़ा खाएं, हम बिरयानी खाएं या चॉकलेट खाएं। हम हर दिन डिसाइड करते हैं। आज हम दोस्तों से मिलें या नहीं मिलें, कॉफ़ी पिएं या चाय पिएं, हम हर समय डिसाइड करते हैं। ऑफिस देर से जाएं या जल्दी जाएं। डिसीजन मेकिंग, हम एक दिन में शायद 200 डिसीजन लेते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है, प्लीज़ कान खोल के सुनिएगा, क्या आपको पता है 99% लोग इस दुनिया में गलत डिसीजन लेते हैं। जी हाँ, 99% लोग इस दुनिया में गलत डिसीजन लेते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही यही हमारा टॉपिक है। हमारा आज का टॉपिक है डिसीजन मेकिंग। हम डिसीजन मेकिंग को थोड़ा डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। बाकी चीज़ों पे हम कभी नेक्स्ट वीडियो में फोकस करेंगे। तो ये है डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे एक आदमी को कन्फ्यूज़न होता है कि मैं लेफ्ट जाऊँ या राइट जाऊँ, मैं कौन सी चॉइस लूँ। यही डिसीजन मेकिंग का बेसिकली कोर है। देखिए, जब हम पहले, मैंने इस स्लाइड में ये एक्सप्लेन किया है कि हम कैसे डिसीजन लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने आप के लिए डिसीजन लेते हैं।
हम अपने हेल्थ से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं कि हमें कैसा हेल्थ पैटर्न लेना है। हम अपने एजुकेशन से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं। हम अपने करियर, अपने जॉब, अपने ऑफिस, अपनी वेल्थ, अपने स्पाउस, अपने रिलेशंस, अपने फ्रेंड से रिलेशन में डिसीजन लेते हैं। फिर जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हम दूसरों के लिए डिसीजन लेते हैं। कभी अपने चाइल्ड के लिए, कभी अपने फैमिली के लिए, कभी अपने पापा मम्मी के लिए, कभी अपने रिलेटिव्स के लिए, कभी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जिनके पास में कंपनीज होंगी, कभी अपने दूसरे डिपेंडेंट्स लोगों के लिए डिसीजन लेते हैं। इसमें से हम और आगे बढ़ते हैं और हम ग्रुप ऑफ पीपल के लिए डिसीजन लेते हैं। जैसे मीडिया, न्यूज़पेपर। जब न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल कोई बात कहता है या यूट्यूबर कोई बात कहता है तो वो बहुत सारे लोगों को एक बात कह रहा होता है, एक बात मैसेज कर रहा होता है। उसको देख के बहुत सारे लोग अपना डिसीजन बनाने वाले होते हैं, तो उनको बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, वो लोगों को क्या सिखाते हैं उसके बेसिस पे लोग अपना भविष्य का डिसीजन बनाएंगे। यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च स्कॉलर, रिसर्च इंस्टीट्यूट, टीचर्स, वो पूरे के पूरे क्लास को, पूरे के पूरे कॉलेज को, पूरे के पूरे बैच को बताते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। कंपनीज, जब हम कंपनीज के लिए डिसीजन लेते हैं, छोटे लेवल पे भी लेते हैं, बड़े लेवल पे भी लेते हैं। जब कंपनीज में एक सीईओ, एमडी और एचओडीज होते हैं, वो बहुत बड़े डिसीजन लेते हैं। हमारा आज का टॉपिक कि स्टॉक मार्केट में सीईओज और एमडीज कैसे डिसीजन लेते हैं, और मैं दोबारा यहाँ पे बोलूंगा, 99% सीईओज और एमडीज गलत डिसीजन लेते हैं। अभी मैं इसको प्रूफ करूंगा आपको, मैं आपको प्रूफ करूंगा। आपको जिस बात पे बहुत प्राउड हो रहा होगा, आप एक बहुत अच्छे सीईओ होंगे, आपका फोर्ब्स में आपका इंटरव्यू आया होगा, आपकी मैगजीन में इंटरव्यूज छपते होंगे, आपका पॉडकास्ट आता होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूंगा कि आप 99% टाइम गलत डिसीजन लेते हैं। अभी मैं साबित करता हूँ आपको। आगे चलते हैं। जब हम सोसाइटी के लिए डिसीजन लेते हैं, जैसे सोशल लीडर, सोशल इन्फ्लुएंसर्स, फिल्म स्टार्स, स्पोर्ट्स स्टार्स, जिनको लोग फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं कि हम इसके जैसा कपड़ा पहनेंगे, उसके जैसा एक्टिविटी फॉलो करेंगे। जब हम पूरे के पूरे सिटी के लिए डिसीजन लेने लग जाते हैं, पॉलिटिशियंस, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे कैसे गलत डिसीजन हमारे यहाँ हुए। जैसे देखो, शाह बानो का केस हुआ था 1984 में। उसमें जुडिशरी ने उसका डिसीजन पलट दिया था। अब यहाँ पे दो में से एक ही बॉडी सही हो सकती थी, दोनों डिसीजन कॉन्ट्रोडिक्टरी थे। तो या तो संसद गलत थी और या तो जुडिशरी गलत थी। दोनों के दोनों गलत नहीं हो सकते, दोनों में से एक ही गलत था। अब हमें नहीं पता कि कैसे गलत, कौन गलत था, कौन सही था, ये आप फैसला करिए। लेकिन आपके सामने मैंने आपको एग्जाम्पल देके दिखाया कि कितने एलीट लोग, कितना बड़ा, मतलब जुडिशरी जैसी संस्था भी गलत हो सकती है और संसद जैसी संस्था भी गलत फैसले कर सकती है। शाह बानो के केस में दोनों में से एक गलत थे। फिर जब हम देखिए कंट्रीज के लिए डिसीजन लेते हैं, जो हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं। मैं एग्जांपल दिखाता हूं, अभी करंट एग्जांपल आपको दिखाता हूं। यूएस टैरिफ वॉर। यूएस जो अलग अलग कंट्रीज पे अलग अलग टैरिफ लगा रहा है, क्या आपको लगता है कि वो सही डिसीजन ले रहा है? एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। जब यूएस टैरिफ लगाता है, फॉर एग्जांपल अगर यूएस ने इंडिया पे 50% टैरिफ लगाया, तो क्या आपको लगता है ये सही डिसीजन है? एकदम गलत डिसीजन है। मैं देखो आपको साबित करता हूँ। मान लेते हैं कि अभी एक चाय यूएस में 100 रुपए की बिकती है। इंडिया की एक चाय है जो यूएस में 100 रुपए की बिकती है। अब यूएस ने इंडिया की चाय पे टैरिफ लगा दिया, तो इंडिया की वही चाय 200 रुपए की बिकेगी। तो यूएस के सिटीजन क्या खरीदने वाले हैं? यूएस के सिटीजन सेकेंड ऑल्टरनेटिव चाय की खरीदने वाले हैं, जो कि 105 रुपए की बिकती थी, और जो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि उसको जापान बेचता था। लेकिन जापान की चाय बिक नहीं रही थी क्योंकि इंडिया की चाय यूएस में 100 रुपए की बिक रही थी पहले। तो यूएस के सिटीजन 100 रुपए की चाय खरीद रहे थे, सेकंड ऑल्टरनेटिव को ड्रॉप कर रहे थे। लेकिन अब यूएस के सिटीजन, जब टैरिफ लग जाएगा तो यूएस के सिटीजन सेकंड ऑल्टरनेटिव पे उनको जाना पड़ेगा और उनको 100 रुपए की जगह 105 रुपए की चाय खरीदनी पड़ेगी। इससे किसका नुकसान हुआ? टैरिफ वॉर से सबसे पहला नुकसान हुआ यूएसए की जनता का। उसको 5% का इन्फ्लेशन कॉस्ट करा। उसको अब किसी चीज़ के लिए 5% एक्स्ट्रा पैसा चुकाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जापान ने अलग से बेचना शुरू कर दिया। हाँ, इसमें थोड़ी पॉसिबिलिटी इस चीज़ की हो सकती है कि जापान की सेल्स बढ़ेगी और जापान अपने कॉस्ट को कम करेगा या अपने प्रॉफिट में थोड़ा सैक्रिफाइस करेगा। हो सकता है वो 100 रुपये तक लेके आए। लेकिन इमीडिएट इसका जो इफेक्ट है वो ये है कि यूएस की जनता को 5% का इन्फ्लेशन बियर करना पड़ेगा। आप एडजस्टमेंट्स के बाद भी इन्फ्लेशन आएगा यूएस में, तो ये यूएस का एक बहुत गलत डिसीजन है। दूसरा गलत डिसीजन आपके सामने मैं दिखाता हूँ, हम्बन टोटा। हम्बन टोटा, चाइना ने श्रीलंका को फॉरवर्ड किया था उसको। चाइना ने श्रीलंका को एक वहाँ पे पोर्ट बना के दिया था कि आप हम्बन टोटा बनाओगे, वो दुबई जैसा बन जाएगा पोर्ट, और आपकी उससे आमदनी होगी। तो इसमें
चाइना का तो डिसीजन गलत था ही, श्रीलंका का भी डिसीजन गलत था, और अल्टीमेटली आज हम्बन टोटा कई साल हो गए, 5 साल हो गए, हम्बन टोटा बन के खड़ा है, और कई सालों में हम्बन टोटा पे कोई भी शिप डॉक नहीं करी है। तो उन्होंने लंका में अपना जगह बनानी थी, अपना 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 मिलिट्री हेडक्वार्टर बनाना था। इसके स्ट्रैटेजी के लिए उन्होंने चाइना को ये लोन दिया था, और चाइना को ये समझ में नहीं आया कि वो अपना भला कर रहा है या मेरा भला कर रहा है। तो हम्बन टोटा वॉज अ रॉन्ग डिसीजन बाय बोथ। अच्छा, चाइना का उसमें पैसा बर्बाद हो गया, चाइना के बैंक ने उसको फंड किया, $2 बिलियन वो उसका बर्बाद हो गया, घुस गया। तो ये चाइना के जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स थे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाया था, उन्होंने इस प्रोजेक्ट में गलत डिसीजन लिए थे। उन्होंने जब दुबई को हम्बन टोटा से कंपेयर किया तो उनको नहीं पता कि दुबई में इतने शिप क्यों डॉक करते हैं, और श्रीलंका में उतने शिप डॉक इसलिए नहीं करेंगे कि श्रीलंका उस रेट का फ्यूल ऑफर नहीं कर पाएगा जिस रेट का पेट्रोल दुबई ऑफर करता है। वो दुबई के सक्सेस के पीछे बहुत बड़ा हिस्सा है। तीसरा चाइना का गलत डिसीजन था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें आपको पता है कि उन्होंने एक हिस्सा भारत के कश्मीर में से अपनी करीब 200-300 किलोमीटर की रोड उन्होंने वहां से पास करी हुई है। अब उन्होंने कुछ $20 बिलियन का ये प्रोजेक्ट बनाया, और ये अल्टीमेटली फेल हो गया। उनको चाहिए था सीधे सीधे हिंद महासागर से कनेक्ट चाहिए था, जिससे कि उनका इधर का शिपिंग कॉस्ट बच सके, उनका एयर का कॉस्ट बच सके, और वो सीधे सीधे रोड से अपना माल यहाँ पे आके डॉक पे ले जाए और यहाँ से आगे इम्पोर्ट कर सकें। तो ये पूरा का पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उनका फ्लॉप हो गया। जिसने भी इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया था उसके प्रोजेक्ट मैनेजर्स ने सारे फैक्टर्स को सही रख के डिसाइड नहीं किया था, जिसमें से कुछ फैक्टर खराब हो गए। जैसे एक फैक्टर उनका इंडियन जो कश्मीर से गुजरा वो खराब हो गया, उस पर उनको सपोर्ट नहीं, मतलब उस पर इंडियन गवर्नमेंट अपोज कर रही है और वो कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी। दूसरा जो हिस्सा उन्होंने अफगानिस्तान से गुजारा, वहाँ पे अफगान या बलूचिस्तान लोगों ने बगावत कर दी है, क्योंकि उनको उनके हक का हिस्सा नहीं मिल रहा है। ठीक है। तीसरा आपको मैं दिखाता हूँ, चौथा चाइनीज़ घोस्ट सिटीज़। आपने देखा होगा कि चाइना में बहुत सारी घोस्ट सिटीज़ हैं। उन्होंने क्या किया, चाइनीज़ रियल एस्टेट कंपनी ने, उसमें से एक कंपनी का नाम था जो अभी 2-3 साल पहले बैंकरप्ट हुई थी, क्या नाम था उसका, ई से नाम था, एवरग्रांट। एवरग्रांट ने बैंकरप्ट हुई थी। तो ऐसी उसने बहुत सारी सिटीज़ बनाई थी एवरग्रांट और बाकी रियल एस्टेट कंपनीज़ ने। उसमें हुआ क्या कि उन्होंने गलत डिमांड एसेस करी कि इतने लोग यहाँ पे ये घर खरीदेंगे। फाइनली लोगों ने वो घर नहीं खरीदा, और उसके बाद वो चाइनीज़ घोस्ट सिटी में कन्वर्ट हो गया। तो उनकी डिमांड का जो कैलकुलेशन था वो गलत था। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितने बड़े-बड़े लोग भी गलती करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट्स गलती कर सकते हैं, कंट्रीज़ गलती कर सकती हैं, इंडिविजुअल्स गलती कर सकते हैं, परिवार गलती, हर कोई गलती करता है। अब मैं आपको दिखाऊँगा कि 99% टाइम्स लोग कैसे गलती करते हैं। फिर देखिए यूएस का 2001 का डॉट कॉम बबल। अब सबको याद है 2001 में बहुत सारी कंपनियां जिसमें डॉट कॉम नाम लग गया था, वेबसाइट्स बन रही थी, हर कोई उसमें पैसा डाल रहा था, लेकिन अल्टीमेटली उनके पास प्रोडक्ट कुछ नहीं था बेचने के लिए। कुछ भी प्रोडक्ट नहीं था, या अगर प्रोडक्ट था तो वो कॉम्पीटिंग नहीं था। लेकिन फिर आखिरी में वो बबल बस्ट हुआ और यूएस में रिसेशन आया। उसी तरह से यूएसए में 2008 में यूएस सब प्राइम क्राइसिस आया था, ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से जैसा चाइना में रियल स्टेट को गलत असेसमेंट किया गया था, यूएसए में रियल स्टेट का गलत असेसमेंट किया गया था, उसके बेसिस पे प्राइस बहुत बढ़े और आखिरी में उसका बैंकरप्ट हुए वो बैंक जिन्होंने उसको उसको फंड किया था। जैसे लेमन ब्रदर्स सबसे पहला बैंक था जो गिरा था। ठीक है, मॉर्गन स्टैनली गिरा था। तो वो उनके गलत डिसीजन के कारण हुआ था, उनके गलत असेसमेंट के कारण हुआ था, गलत कैलकुलेशन के कारण हुआ था। उसके बाद अभी आपको दिखाते हैं, अभी कोविड आया, 2020 में कोविड आया, यूएस ने और यूरोप ने दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग कोविड में नोट छापेंगे, प्रिंट करेंगे पैसे को, और यूएस की जनता को प्रिंट करके देंगे। आज इस घटना को 6 साल हो गए। आज की डेट में पूरा यूरोप इन्फ्लेशन से बर्बाद हो चुका है। जो बर्गर $10 का मिलता था कनाडा और यूके में, वो आज $80 का हो गया है। जो एनर्जी के लिए उन्हें $300 देने पड़ते थे, आज के लिए उस एनर्जी के लिए उन्हें $3000 देना पड़ रहा है। तो पूरा यूरोप उससे बर्बाद हो गया, अमेरिका भी उससे बर्बाद हो गया, इन्फ्लेशन से। ठीक है। इसी सेम चीज का सोल्यूशन इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था हम सब्सिडाइज्ड फूड लोगों को देंगे जिनको ज़रूरत है। तो उन्होंने सब्सिडाइज़ फूड दिया। मुझे नहीं पता ये गलत था या सही था, या फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि ये डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट का आज सही था। उस समय सही था या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आज की डेट में ये डिसीजन बिल्कुल सही था। सब्सिडाइज फूड देने से क्या फ़ायदा हुआ कि पैसे का इन्फ्लेशन नहीं आया, पैसे की वैल्यू को किसी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेंज नहीं किया, पैसे की वैल्यू वैसे की वैसी थी। उन्होंने किसानों से अनाज खरीदा और उसके बाद ज़रूरतमंद में जाके उसको बांट दिया, मुफ्त में जाके बांट दिया।
तो ये एक मेरे हिसाब से जो यूएस और यूरोप का डिसीजन था पैसा प्रिंट करने का, उसके कंपैरिजन में एक बेटर डिसीजन था, और इसलिए आज इंडिया में इन्फ्लेशन नहीं है। ठीक है। इसके बाद आते हैं, अब देखो, इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन कितना गलत डिसीजन था। आज की डेट में पाकिस्तान भी भुगत रहा है और इंडिया भी भुगत रहा है। अगर इंडिया पाकिस्तान को अलग करना और साथ में ब्लड के साथ में कितना खून बहा के अलग करना, वो बहुत गलत डिसीजन था। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। चलो और देखते हैं। इंडिया ने अपनी लैंड चाइना को लॉस्ट करी, अपनी लैंड पीओके को लॉस्ट करी। अक्साई चीन और पीओके, ये दोनों इंडिया का कितना गलत डिसीजन था, सिर्फ इसलिए कि हम वहाँ पे अपने सेना के ऊपर पैसा नहीं खर्च करेंगे, सेना को नहीं भेजेंगे वहाँ पे, और इसलिए हमने अपनी कितनी सारी ज़मीन चाइना और अ, पाकिस्तान को देना पड़ा। उसके बाद इंदिरा गांधी ने, लोग बोलते हैं कि उन्होंने बांग्लादेश की वॉर जीती, हालांकि मैं तो नहीं मानता। बांग्लादेश की वॉर जीतने के पीछे सैम मानिकशॉ का दिमाग था, इंदिरा गांधी का नहीं। इंदिरा गांधी ने अ, बांग्लादेश की वॉर 71 में जीतने के बाद भी अपने जो इंडियन सोल्जर्स थे जिनको पाकिस्तान ने कैद किया था, उनको नहीं छोड़ाया। और इंडिया ने जो 50,000 58,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स थे, उनको छोड़ दिया, और इंदिरा गांधी ने कभी उसके लिए नेगोशिएट नहीं किया। ठीक है। इसके आगे हम आपको और दिखाते हैं दोस्तों कि जब हम पूरी दुनिया के लिए डिसीजन लेते हैं, देखो, नाटो, ब्रिक्स, G7, वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल कोर्ट, ये लोग पूरी दुनिया के लिए डिसीजन लेते हैं, लेकिन फिर भी ये गलत होते हैं। करेक्ट। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो मैंने दिखाया कि डिसीजन कौन किसके लिए लेता है और कैसे गलत हो सकते हैं। मैंने आपको कुछ बड़े गलत डिसीजंस भी दिखाए, आगे देखते हैं। देखो, अब रॉन्ग डिसीजन हम कैसे लेते हैं। हम या तो ये मिस जजमेंट करते हैं अलग अलग सर्कमस्टेंसेज में। हम वही है, हमारा क्रिएटिविटी लिमिटेड होता है, हम सिक्के के दूसरे साइड को देख नहीं पाते और गलत जजमेंट करते हैं। तो पहला गलत डिसीजन हम लेते हैं अंडर प्रेशर। दूसरा कारण है गलत डिसीजन लेने का, हमें बहुत क्विक टाइम में डिसाइड करना पड़ता है। जैसे जब पाकिस्तान ने इंडिया में कबायली सेना भेज के हमला किया था 1947 में, तो इमीडिएट डिसीजन लेना था कि हम वहाँ पे अपनी सेना कैसे भेजें। तो उस समय सिर्फ एक ही रास्ता था कि एयर लिफ्ट करके इंडिया से वहाँ सेना जा सकती है, क्योंकि रोड के रास्ते से जाते तो वहाँ पे तब तक तबाही हो जाती। तो ये डिसीजन इंडिया ने तुरंत इमीडिएटली लिया और तुरंत अपनी सेना को एयर के रास्ते से वहाँ पे ड्रॉप किया, और उसके बाद पाकिस्तान को भगाया। हालांकि उसमें से पाकिस्तान ने काफ़ी बड़ा हिस्सा कब्जा भी कर लिया। ठीक है। तीसरा कारण हो सकता है अंडर ट्रैप, अंडर षड्यंत्र। जैसे युधिष्ठिर को द्रुत क्रीड़ा का षड्यंत्र करके बुलाया गया था। जैसे अर्जुन को षड्यंत्र करके जयद्रथ वध वाले दिन जयद्रथ से दूर भेजा गया था, जिससे कि अभिमन्यु का वध हुआ था बाद में। अंडर ट्रैप हम गलत डिसीजन लेते हैं। अंडर मैनिपुलेशन, जैसे मंथरा ने माता कैकेयी को मैनिपुलेट किया था रामायण में। उसने कहा था कि तुम्हारा पुत्र राजा बनना चाहिए, भगवान राम को राजा नहीं बनने देना है। तो मंथरा ने कैकेयी के दिमाग में ये विचार डाला, इस विचार को बीज बनाया, इस विचार का पौधा बनाया, इस विचार को पेड़ बनाया, और फाइनली कैकेयी से उसने ये बात राजा दशरथ से बुलवाई और भगवान राम को वनवास किया। तो ये मैनिपुलेशन का था, इसलिए हम गलत डिसीजन ले सकते हैं। बाद में माता कैकेयी को अपने करे का पछतावा हुआ, लेकिन अब जो कर दिया वो तो कर दिया। ठीक है। इसके बाद मिस इन्फॉर्मेशन से भी हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। जैसे द्रोणाचार्य को बोला गया था अश्वत्थामा मारा गया, नरो न हाथी या नर, हाथी या नर, मुझे नहीं पता। तो ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन से हम गलत जजमेंट करते हैं। उसके बाद एक गलत जजमेंट हम करते हैं अंडर इमोशनल इन्फ्लुएंस। जैसे राजा दशरथ ने माता कैकेयी के इमोशनल इन्फ्लुएंस से आके गलत डिसीजन लिया और भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया। एक बड़ी प्यारी कहावत है कि हमें जब बहुत अच्छा मूड हो, जब हम बहुत खुश हो, तो डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जब हम बहुत दुखी हो, बहुत गुस्से में हो, बहुत हाइपर इमोशन स्टेट में हो, तो भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है। इसके बाद हम गलत डिसीजन लेते हैं अंडर कंफ्यूजन। जब हम किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं होते, तो हम गलत डिसीजन लेते हैं, गलत बातें बोलते हैं। जैसे राहुल गांधी बोलते हैं कि हम आलू में से सोने की फैक्ट्री लगा देंगे, कुछ भी मतलब बकवास बोलते रहते हैं। जो आप जिस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं है, जैसे मान लो कि ध्रुव राठी है। ध्रुव राठी वो रिसर्च साइंटिस्ट भी है, वो वैज्ञानिक भी है, वो पत्रकार भी है, वो पॉलिटिशियन भी है, वो इकोनॉमिस्ट, उसको हर सब्जेक्ट का नॉलेज है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपको हर सब्जेक्ट का नॉलेज हो। आपकी पढ़ाई में आप स्पेशलाइज्ड एक ही सब्जेक्ट पे करते हैं। आप कोई भगवान कृष्ण नहीं हो सकते कि आप 64 कलाओं में प्रवीण हो जाएंगे। ठीक है। तो आपको जब सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं हो तो आप उस पर मत बोलो तो ज़्यादा अच्छा है।
ठीक है? उसके बाद आती है अंडर इनकरेक्ट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन। जैसे पाकिस्तान हमेशा इंडिया से हेट करता रहता है, क्योंकि उसको हमेशा बताया गया है कि यार हिंदुओं से हेट करो, इंडिया से हेट करो। ये आधी इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे कितने मुसलमान हैं, कितने यहाँ पे जितने मुसलमान हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा हैं जो यहाँ रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो गलत इन्फॉर्मेशन उनको दी जाती है। उसके बाद आते हैं ड्यूरिंग डार्क। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को देख नहीं पाते, तो जो नॉलेज हमारे पास नहीं होती है उस नॉलेज के एब्सेंस में हम गलत फैसला करते हैं। उसके बाद एक है कभी कभी एक्सट्रीम सॉरो और ग्रीफ, जो कि एक्चुअली अंडर इमोशनल इन्फ्लुएंस आता है, इसलिए इस पॉइंट को मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद कभी कभी ना हम अपने सुपीरियर होने के लिए, अपने ईगो होने से हम गलत फैसला ले लेते हैं। उसके बाद आता है ओवर कॉन्फिडेंस। कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंस में भी गलत फैसले लेते हैं। जैसे दुर्योधन ने 99 बार द्यूत क्रीड़ा में जीतता गया और उसके बाद हार गया, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में हो गया था। शकुनी उसे जबरदस्ती उछाल रहा था कि तू खेल, तू जीत रहा है, तू जीत रहा है, तू जीत रहा है, बट आखिरी में उसका सारा राज्यपाठ हड़प कर लिया एक स्ट्रैटेजी के तहत। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि नहीं हम तो सब कुछ जानते हैं, हम तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन हम एक्सपर्ट होते नहीं हैं। उसके बाद अंडर सेल्फिशनेस। कभी कभी हम इतने सेल्फिश होते हैं, जैसे कि हम गलत फैसले लेते हैं। जैसे कि मान लो कि धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के लिए सेल्फिश होने से हमेशा गलत फैसला लिया। हमेशा पांडवों के प्रति उसने सही फैसला नहीं किया, हमेशा उसने धोखा दिया पांडवों को। ठीक है। अंडर फियर, हम डर के कारण भी कभी कभी गलत फैसले लेते हैं। जैसे दुर्योधन जब भगवान कृष्ण वहां पे आए थे, मित्रता करने आए थे इनके राज्य इनके राज्य में, तो दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश करी थी। जैसे रावण ने भगवान हनुमान को उसकी उनकी पूंछ में आग लगाने की कोशिश करी थी। तो ये गलत फैसला है। डर जाते हैं, इतना डर जाते हैं कि हम गलत फैसला ले लेते हैं। कभी कभी डर भी हमें गलत फैसला लेने पे मजबूर करता है। कभी कभी होप, उम्मीद हमें गलत फैसला लेने पे मजबूर करती है। हम कभी कभी किसी स्ट्रैटेजी से फैसला लेते हैं, लेकिन वो गलत भी हो सकता है। अगर हम कॉम्पिटिटर को सही तरीके से जज नहीं करेंगे तो हमारा फैसला गलत होगा। कभी कभी हम किसी पॉलिसी के कारण डिसीजन लेते हैं, लेकिन वो पॉलिसी ही गलत होती है। वो पॉलिसी पीछे से ही गलत होकर आई रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल संविधान में 1992 में ये डलवा दिया गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अब आज के जज से बोला गया कि तुम उसके बेसिस पे जजमेंट करो, लेकिन वो पॉलिसी बना के डाल दी गई कि तुम्हें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नजरिए से जजमेंट करना है। लेकिन क्या वो सही है? क्या वो सही है? क्या 92 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट डालना सही था? तो मेरा मानना है कि वो गलत था। एक हिंदू धर्म को इसमें प्रताड़ित करना पूरी तरह से गलत था कि हिंदू धर्म अपने मंदिरों की रक्षा नहीं कर सकते, कोर्ट में जाके तो उसका केस भी नहीं लड़ सकते हो। 1947 में जो स्थिति थी वैसी बनी रहेगी, क्यों नहीं लड़ सकते हो? अगर अगर जो सही है उसको सही होना चाहिए, जो गलत है उसको गलत होना चाहिए। हमें अपना पक्ष रखने का अधिकार होना चाहिए, हमसे हमारा पक्ष रखने के लिए छीन लिया गया। ठीक है, वैसे ही वक्फ बोर्ड का कानून बना के डाल दिया गया कि तुम जिस भी ज़मीन पे हाथ रख दोगे तुम्हारी हो जाएगी। तो ये कानून बाद में डाला गया, मतलब एक पॉलिसी बना के डाली गई। आज के जजों को इसके बेसिस पे फैसला करना पड़ता है, जो कि गलत है। जब हम किसी पॉलिसी के इन्फ्लुएंस में आके फैसला करते हैं, लेकिन वो पॉलिसी अपने आप में गलत होती है। ठीक है। अंडर सम इनपुट गिवन बाई अदर्स और सम सिचुएशन, जब कोई हमारे कान भर देता है और उस सिचुएशन में हम गलत फैसले करते हैं। ठीक है। समटाइम्स यू फाइट विद अ ग्रुप ऑफ पीपल और ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, जब एक अकेला आदमी एक पूरे ग्रुप से लड़ता है तो वो जीत नहीं पाता। वो कितना लड़ेगा? एक दो लोगों से आप लड़ सकते हो, दो तीन चार पांच लोगों से लड़ सकते हो। आप पूरी दुनिया से लड़ोगे तो आप हार ही जाओगे। तो अक्सर ऐसे फैसले भी गलत हो जाते हैं। ठीक है। समटाइम्स यू फाइट विद टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी से तो आप जीत ही नहीं सकते सर। अगर आप सोचोगे कि आप चैट जीपीटी से अच्छा कोड लिख दो तो आप अल्टीमेटली आप तो मतलब आपको हारना ही है ना, वो आपसे अच्छा कोड लिख देगा। तो टेक्नोलॉजी से आगे आप जीत नहीं सकते। उसके बाद नेचर से आगे आप जीत नहीं सकते। अगर नेचर ने ये डिसाइड किया है कि यहाँ ज्वालामुखी फटेगा, तो आप वहाँ पे चद्दर ओढ़ के बच नहीं सकते उससे। ठीक है। अगर नेचर ने ये डिसाइड किया है कि आप भूकंप आएगा, तो आप एक मतलब किसी चीज़ के नीचे खड़े होकर वहाँ से बच नहीं सकते हो। नेचर से आप जीत नहीं सकते हो। ठीक है। तो ये वो रीज़न है जिस कारण से हम गलत फैसले लेते हैं। आगे आते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ 99% टाइम्स हम गलत फैसले क्यों करते हैं। ये मैंने आपको दिखा दिया कि हमारे दिमाग में ये अलग अलग रीज़न होता है गलत फैसले करने का। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 99% टाइम्स हमारा डिसीजन गलत ही होता है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे होता है। पहले तो ये बताऊंगा कि एवरीथिंग इन वर्ल्ड कम्स विद अ कॉस्ट। देयर इज नो फ्री लंच। हेड्स और टेल्स सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन हेड्स भी जब आता है तो वो आपसे टेल की कीमत पे आता है।
अगर आपके सामने हेड आया है तो इसका मतलब उसने आपसे टेल ना आने की कीमत ली है। फॉर एग्जाम्पल, एक कहावत है, शादी के लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। इसका मतलब ये है कि जब आप शादी करते हैं तो आपको पछताना पड़ता है, और जब आप शादी नहीं करते तो भी आपको पछताना पड़ता है। मतलब हर चीज एक कीमत पे आती है, दोनों चीजों की एक कीमत आपको चुकानी पड़ती है। हर गलत फैसले की एक कीमत चुकानी पड़ती है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से ये समझना है, हर गलत फैसला आता है अपनी कॉस्ट के साथ। कॉस्ट का मतलब है, कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट का मतलब यहाँ पे है लॉस। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। अगर आप हॉर्स रेडिंग अगर आप हॉर्स रेसिंग में गए, वहाँ पे आपने देखा कि 10 घोड़े दौड़ रहे हैं, और आपने पैसा लगाया, एक घोड़े पे मैंने पैसा लगाया, तीसरे पे किसी और ने पैसा लगाया, किसी और लोगों ने किसी और घोड़े पे पैसा लगाया। उसमें से जीतेगा एक ही आदमी, सॉरी, उसमें से जीतेगा एक ही घोड़ा, बाकी सब हारेंगे। तो हम सब ने मिलकर फैसला किया, लेकिन हम सब में जीतेगा एक ही। लेकिन जो बाकी लोग हारेंगे, वो क्या होगा? उनका पैसा जाएगा और वो उनके गलत फैसले की कीमत होगी। इस बात को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर मार्केट में इसका एप्लीकेशन बताऊंगा अभी मैं आपको। हर गलत फैसले की कीमत चुकानी पड़ती है, और 99% सीईओज गलत डिसीजन लेते हैं, और इसीलिए 99% टाइम्स आपका लॉस होता है। आगे आते हैं। कभी कभी ये लॉस पैसे का होता है, कभी कभी ये लॉस इमेज का होता है, कभी कभी ये लॉस रेपुटेशन का होता है, कभी कभी हम किसी पर्सन को ही खो देते हैं, कभी किसी रिलेशनशिप को खो देते हैं, कभी किसी का विश्वास खो देते हैं, कभी किसी की ज़िंदगी खो देते हैं, कभी कभी लॉस ऑफ अदर्स, लॉस ऑफ इमोशन, अपने भविष्य को ही खो देते हैं कभी कभी। तो इसकी कीमत ज़रूरी नहीं कि पैसा हो, और भी चीज़ें हो सकती है, नोशनल चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है। मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस दैट यू आर नॉट अलोन मेकिंग डिसीजन। कभी कभी क्या होता है कि मैं और आप एक ही कंपटीशन में हो रहे होते हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं एच का शेयर खरीद रहा हूँ और आप एच का शेयर बेच रहे हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन हम और आप दोनों एक ही गेम का दोनों तरफ बैठे हुए हैं। एक तरफ से आप बॉल फेंक रहे हो, एक तरफ से मैं बैटिंग कर रहा हूँ। आप बेच रहे हो, मैं खरीद रहा हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम एक गेम के अंदर होते हैं, तो यहाँ पे भी डिसीजन गलत हो जाता है अक्सर आपका। जब हम दोनों का गोल एक ही होता है, वहां पे भी एक आदमी का डिसीजन गलत हो जाता है। हमेशा कंपटीशन में तो एक ही जीतता है, एक की तो हार होगी ही होगी। मान लो अगर हम दो लोग हैं और एक ही लड़की से शादी करना चाहते हो, तो अल्टीमेटली एक ही से शादी होगी, एक तो हार माननी पड़ेगी। अगर मान लो एक रोटी है, हम दोनों खाने की कोशिश करेंगे, तो अल्टीमेटली एक का पेट भरेगा, एक का खाली रहेगा। जब गोल एक है, तो दो लोग compete करेंगे, तो उसमें एक की हार होगी। मान लो रोटी को आधा आधा भी हम टुकड़े कर लेंगे, लेकिन फिर भी एक को थोड़ा ज्यादा हिस्सा मिलेगा, एक को थोड़ा कम हिस्सा मिलेगा। जो आप पिज़्ज़ा भी मंगवाते हैं, मान लो आपने पिज़्ज़ा मंगवाया, आपने एक छोटा सा पिज़्ज़ा मंगाया जिसके 4 टुकड़े हैं, दो लोग खा रहे हैं, तो भी उसमें अगर आप उसको एकदम माइक्रो लेवल पे उसको तौल के देखोगे ना, तो एक पिज़्ज़ा का वजन थोड़ा ज़्यादा होगा या साइज थोड़ा ज़्यादा होगा दूसरे वाले से। तो उसमें एक आदमी एक डिसीजन लेगा कि हाँ ठीक है, ये वाला हिस्सा मैं लेता हूँ, ये तुम लेते हो। उस फैसले में भी गलती हो जाएगी। ठीक है। आगे आते हैं। अब देखो, इकोनॉमिक्स पे इसका क्या इम्प्लीकेशन है, स्टॉक मार्केट पे इसका क्या इम्प्लीकेशन है। गुड डिसीजन और बैड डिसीजन। जब एक सीईओ होता है, तो वो दो तरह के डिसीजन लेता है, या तो सही डिसीजन या गलत डिसीजन। उसने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, मान लो कि उसने हेयर कलर लॉन्च किया। उसने हेयर कलर को अपने लेबोरेटरी में टेस्ट करवाया, बहुत अच्छा था, अपने वैज्ञानिकों से उसने करवाया, उसने अपने मार्केटिंग टीम से बोला इसको लॉन्च करो, अपनी सेल्स टीम से बोला इसको बेचो। लेकिन ये डिसीजन गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, ये फ्यूचर में पता चलेगा। तो बैड डिसीजन की कीमत क्या होती है? बैड डिसीजन की कीमत होती है लॉस। उस सीईओ ने अपने मैनेजमेंट से प्रॉमिस किया है कि मैं इस हेयर कलर को लॉन्च करके एक साल में 200 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करूंगा। लेकिन अगर उसका जजमेंट, उसका डिसीजन गलत है, तो 200 करोड़ का प्रॉफिट नहीं होगा, हो सकता है 100 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है 50 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है 20 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है जीरो प्रॉफिट हो। क्यों? क्योंकि दूसरी कंपनी ने भी जो कलर लॉन्च किया वो इससे बेटर था, इससे सस्ता था। अब ये तो आपको किसी को नहीं पता ना, आपके इन्वेस्टर को नहीं पता, आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नहीं पता। तो गलत फैसला कॉस्ट के साथ आता है और लॉस के साथ आता है। ठीक है। मिल्टन फ्रीडमैन एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट थे। उनका क्या कहना था? कंज्यूमर नेवर क्रिएट इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट डज। कैसे करती है गवर्नमेंट इन्फ्लेशन क्रिएट? गवर्नमेंट प्रिंट मनी, गवर्नमेंट कंट्रोल्स लिक्विडिटी बाई रेपो रेट चेंजेस, गवर्नमेंट कंट्रोल्स मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट कंट्रोल इंडस्ट्रियल पॉलिसी।
गवर्नमेंट कंट्रोल जीडीपी वाया मेनी रेगुलेटर्स, जो कि हमने पहले एग्जांपल में देखा था कि इतने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट मतलब यूएस और यूरोप से भी गलती हो गई, वहां पे उन्होंने मनी प्रिंट करी कोविड में और इन्फ्लेशन आ गया। ठीक है। बैड डिसीजन, जब हम बैड डिसीजन की बात करते हैं तो वो लॉस देता है या कॉस्ट लगती है उसकी। जब हम स्टॉक मार्केट में बैड डिसीजन की बात करते हैं तो कलेक्टिव बैड डिसीजन से रिसेशन आता है। ठीक है, कलेक्टिव बैड डिसीजन से रिसेशन आता है। और इसीलिए रिसेशन हर 7 साल 8 साल 5 साल 10 साल में होता है, आता ही है। क्यों इतने साल में क्यों आता है? क्योंकि वो कुछ सालों तक एडजस्टमेंट चल रही होती है, एडजस्टमेंट चल रही होती है कि कोशिश करते हैं कि इसको पोस्टपोन कर दें, इसको पोस्टपोन कर दें, इसको बचा लें। कभी गवर्नमेंट कोशिश करती है, कभी कंपनी कोशिश करती है, कभी इन्वेस्टर कोशिश करते हैं उस लॉस को बुक ना करने पाए, इस लॉस को अगले साल बुक कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर बुक कर लेंगे, कहीं और से एडजस्टमेंट करके ले आएंगे, इस पैसे को मेकअप कर लेंगे। लेकिन जब वो सारे ऑप्शंस ट्राई करने पे बर्न आउट हो जाते हैं, तब फाइनली रिसेशन आ ही जाता है, आपको अपने बुक्स में लॉस बुक करना ही पड़ता है। तो कलेक्टिव बैड डिसीजन लीड्स टू कलेक्टिव लॉसेज एंड कलेक्टिव लॉसेज लीड्स टू रिसेशन। ठीक है। चलो अब एक और पॉइंट पे आते हैं। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वन इज इन्वेस्टिंग विद एक्सपेक्टेशन एंड होप इन इंडस्ट्री और कंपनी और चार्ट्स। कभी कभी आप स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते हो, आप या तो एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो या होप से इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन फ्यूचर बताएगा कि उसका रियलिटी क्या होने वाला है। रियलिटी हमेशा एक्सपेक्टेशन जो कि आपने पास्ट में रखी थी उससे अलग है। रियलिटी कभी एक्सपेक्टेशन से कम हो सकती है, कभी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो सकती है। इसलिए आपका डिसीजन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो डिसीजन, इफ डिसीजन इज राइट यू विल मेक मनी, इफ डिसीजन इज रॉन्ग यू विल पे मनी। सिंपल, अंडरस्टैंड इट। अब देखो आगे आते हैं। इंडिविजुअल, प्रमोटर, एफआईआई, डीआईआई, ऑपरेटर, कंपनी, रेगुलेटर, गवर्नमेंट, ये सब कलेक्टिवली मिलके बैड डिसीजन ले रहे हैं। फिर से सुनना, इंडिविजुअल बैड डिसीजन लेता है 99% टाइम। प्रमोटर भी एक तरह का इंडिविजुअल है। अगर मान लो 10 लोग एक कंपनी के प्रमोटर हैं तो वो भी बैड डिसीजन ले सकते हैं और लेते हैं, मैक्सिमम 99% टाइम वो बैड डिसीजन ही लेते हैं। एफआईआई जो कि बैंक है, बार्कलेस बैंक है, सिटी बैंक है, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक है, ठीक है, गोल्डमैन सैक्स है, ये सब मिलकर गलत डिसीजन लेते हैं। अभी हमने देखा बड़ी बड़ी कंट्री गलत डिसीजन लेती है। ठीक है। डीआईआई, ऑपरेटर, सब, रेगुलेटर तक गलत डिसीजन ले लेता है, गवर्नमेंट तक गलत डिसीजन ले लेती है। तो गलत डिसीजन मतलब लॉस, कलेक्टिव लॉस मतलब रिसेशन। इस चीज के लिए एक्सेप्ट करो, ये आएगा, आप इसको बचा नहीं सकते, दुनिया की कोई गवर्नमेंट इसको बचा नहीं सकती, सिर्फ इसको पोस्टपोन कर लेती है कुछ महीनों कुछ सालों के लिए बस। अब देखो होता क्या है, जब एक कंपटीशन होता है ना, कंपटीशन, अब यहां पे मैं आता हूं इसके आत्मा पे आता हूं, इसकी सोल पे आता हूं। ड्यूरिंग कंपटीशन ओनली वन सिंगल पर्सन स्टैंड्स एज विनर, हाँ या ना? साइकिल रेस होती है, पैदल की रेस होती है, घोड़े की रेस होती है, क्लास में नंबर वन एक ही स्टूडेंट आता है, बाकी सब नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर आते हैं, हाँ या ना? जब हम कंपटीशन में होते हैं तो उसमें जीतता एक ही व्यक्ति है, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ आ सकते हैं, जीतेगा नहीं। यहां तक क्लियर है? वैसे ही किसी भी इकोसिस्टम में, मान लो अगर हम हेयर कलर की बात करें, हेयर कलर बनाने वाली मान लो 10 अलग अलग कंपनियां हैं। 10 अलग अलग कंपनियां 10 अलग अलग टेक्नोलॉजी से हेयर कलर बना रही हैं, 10 अलग अलग प्राइस पॉइंट लॉन्च कर रही हैं, 10 अलग अलग ज्योग्राफी में लॉन्च कर रही हैं। उन सबका इन्वेस्टमेंट अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। सिर्फ कॉमन क्या है, एक ही कंज्यूमर को सामान बेच रही है, वो हेयर कलर बेच रही है। लेकिन सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीके से सब परफेक्ट लेके आए हैं। कोई परफेक्ट टेक्नोलॉजी लेके आया है, कोई परफेक्ट मार्केटिंग लेके आया है, कोई परफेक्ट ब्रांड एम्बेसडर लेके आ गया, कोई परफेक्ट प्राइसिंग लेके आ गया। सब सोचते हैं कि आखिरी में हम जीतेंगे, लेकिन कंज्यूमर उन 10 हेयर कलर में से एक हेयर कलर को चुनता है। अल्टीमेटली क्या होता है कि धीरे 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 ओवर अ पीरियड ऑफ 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल में एक ही कंपनी मार्केट लीडर बन जाती है, क्योंकि उसके पास कुछ एक ऐसा होता है जो बाकी कंपनियों के पास नहीं होता। ये किसी को नहीं पता होता कि वैसा क्या होने वाला है। उस कंपनी के पास कुछ ऐसा होता है जिससे कि वो मार्केट लीडर बन जाती है और नंबर वन पे हो जाती है। जब वो नंबर वन पे होती है तो उसको ज़्यादा कंज्यूमर मिलते हैं। जब ज़्यादा कंज्यूमर उसका पैसा, उसका सामान खरीदते हैं, तो उसके प्रॉफिट बुक होते रहते हैं, उसके पास प्रॉफिट आता रहता है। जो कंपनी उससे ज़्यादा या उससे कम इन्वेस्टमेंट करके उसी कंज्यूमर के टारगेट को करने में लगी रहती है और उसका सामान उतना नहीं बिकता, जब वो लीडर नहीं बनती, जब वो फॉलोअर बनती है, तो धीरे 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 करके उसका लॉस होता है।
धीरे 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 करके उसका लॉस होता है। उसने बैंक से उधार लिया होता है, उसने इन्वेस्टर से उधार लिया होता है। वो जितना पैसा उधार लेके जो सपना दिखा के वो पैसा लेके आई होती है, उतना पैसा जनरेट नहीं कर पाती है, क्योंकि मार्केट फोर्सेस यानी कि कंपटीशन, यानी कि जो नंबर वन प्लेयर है, आप उसको जजमेंट करने में आपने गलती कर दी। कहीं पे उसने आपसे एक बेटर डिसीजन लिया, और उसने एक बेटर चाहे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, चाहे प्राइसिंग से रिलेटेड, चाहे मार्केटिंग से रिलेटेड, या किसी भी स्किल से रिलेटेड, उसने एक बेटर डिसीजन लिया और उसका प्रोडक्ट मार्केट लीडर बन गया। ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल हैं। मान लो कि कोई सॉस का एग्जाम्पल ले लो, सॉस की कंपनी में वो मार्केट लीडर होगा। कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल ले लो, कोल्ड ड्रिंक की कंपनी में वो मार्केट लीडर होगा। बैंक्स का एग्जाम्पल लो, बैंक की कंपनी में एसबीआई मार्केट लीडर है। आप सॉफ्टवेयर कंपनीज का नाम लो, सॉफ्टवेयर कंपनी में एक कोई मार्केट लीडर होगी। आप बैटरी का नाम लो, बैटरी में एक कोई अलग कंपनी मार्केट लीडर होगी। तो एक कंपनी क्या होती है, उसके पास कुछ ऐसा यूएसपी होता है जिससे वो दूसरों का मार्केट शेयर खाने लगती है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर को वो ज़्यादा पसंद आता है। कोई चीज़ एक ऐसा फैक्टर है जो उसको पसंद आता है। जब उसको ज़्यादा पसंद आता है तो वो मार्केट से पैसा खींचने लगती है, कंज्यूमर खींचने लगती है। कंज्यूमर उसको पैसे देता है, उसका सामान खरीदता है, उसको प्रॉफिट देता है, बाकी लोग को प्रॉफिट नहीं देता। इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि अगर मान लो 10 लोग एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं एक ही कंज्यूमर के लिए, ठीक है, या एक ही सेट ऑफ मतलब एक सेट ऑफ कंज्यूमर के लिए, 130 करोड़ कंज्यूमर के लिए, तो अल्टीमेटली वो 130 करोड़ के कंज्यूमर एक ही कंपनी को ज़्यादा चुनते हैं और उसको प्रॉफिट देते हैं, तो बाकी कंपनियों का इसमें घाटा होता है। अब सोचो बाकी की जो 9 कंपनियां हैं, 10 साल के बाद उनका क्या हालत होगा। ये धीरे 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 कब तक सर्वाइव करेंगी, थोड़ा थोड़ा पैसा डालती जाएंगी, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट में सर्वाइव करती जाएंगी, लेकिन 10 साल के बाद इसमें से कुछ कंपनी का लॉस भी होगा और वो रिसेशन में पुश करेंगी इकोनॉमी को। ऐसी बहुत सारी कंपनियां होंगी जो कि धीरे धीरे करके लॉस बुक करती जाएंगी। उसके लॉस बुक करने के बाद जब वो बैंकरप्ट अपने आप को डील करेंगी, तो बैंक उससे पैसा नहीं लेगा, बैंक का पैसा डूबेगा और इस पूरी चेन में रिसेशन क्रिएट होगा। जब ये चेन बड़ी होती जाएगी, इसको टालने की कोशिश करी जाएगी, इसको पोस्टपोन करा जाएगा, लेकिन गलत डिसीजन। कौन सा गलत डिसीजन? रिसेशन क्यों आया? रिसेशन आया क्योंकि लॉस हुआ। लॉस क्यों हुआ? क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर से आप एक स्टेप पीछे रह गए। किस चीज़ में पीछे रह गए? एक डिसीजन लेने में। किस चीज़ का डिसीजन लेने में? कि मैं कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करूँ, कौन सी टेक्नोलॉजी लॉन्च करूँ, कौन सी मार्केटिंग एक्टिविटी लॉन्च करूँ। किसने डिसीजन लिया? सीईओज ने, एमडी ने, जिसको आप 4-4 करोड़ रुपए सैलरी देके लाए हो आईएम अहमदाबाद से। वो गलत डिसीजन ले रहे हैं क्योंकि उनका जो कॉम्पिटिटर सीईओ है वो बेटर फैसला कर रहा है। सिंपल। इसमें कोई इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। हम एज अ इंडिविजुअल 99% टाइम गलत फैसला करते हैं, ये मैंने आपको भी प्रूफ किया। इसीलिए आप रिसेशन में जाते हैं। ठीक है, देखो। इंट अब उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिच एंड पुअर, बिटवीन लेफ्ट एंड राइट, बिटवीन कंट्रीज, बिटवीन रिलीजन, बिटवीन टैक्सेस, बिटवीन पॉलिसीज, ये होता ही होता है। हम कॉम्पीट तो करते ही है ना एक दूसरे से। कॉम्पीट करेंगे तो जीतेगा एक ही, बाकी के सब हारेंगे। जब सब के सब हारेंगे तो रिसेशन आएगा ही आएगा। ठीक है। जियोग्राफिकल अलाइज होते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर में ट्रीटीज साइन होती है। अभी जैसे मान लो पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ ट्रीटी साइन करी है, तो ये ट्रीटीज मतलब दो कंट्रीज ने आपस में डिसाइड किया है। जब आप किसी कंपटीशन में जाओगे तो वहां पे आप फैसले लोगे तो विनर एक ही होगा, बाकी लोग लूजर होंगे। प्लीज प्लीज अपना ये समझो, क्लास में भी एक विनर होगा, बाकी सब लूजर होंगे। 100% पाने वाला विनर होगा, 99% पाने वाला लूजर ही होगा। 1% पाने वाले की तरह लूजर ही होगा और अल्टीमेटली उसको कॉस्ट देना पड़ेगा और वो लॉस में जाएगा। और जब ऐसे बहुत तरह के लोग लॉस करेंगे, तो क्योंकि ज़्यादा लोग मिलकर लॉस करते हैं, मान लो एक कंपटीशन में 10 लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, तो अगर एक आदमी विनर है और 9 लोग हार रहे हैं, तो 9 लोग का जो घाटा होगा वो तो कलेक्टिवली रिसेशन की तरफ ले ही जाएगा ना। 9 लोग बैंक को मिलकर बर्बाद करेंगे, 9 लोग अल्टीमेटली बैंक का पैसा नहीं देंगे। तो जब बैंक का पैसा नहीं देंगे तो बैंक बर्बाद होगा, वो पूरा रिसेशन की तरफ जाएगा ही जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। एक कंपटीशन में 10 लोग हैं, विनर एक है, 9 लोग मिलके उसको घाटे की तरफ, उसको रिसेशन की तरफ धकेलते हैं। और ये प्रोसेस होने में 7-8 साल, 9 साल, 10 साल लग सकता है। ठीक है। नेचर, नेचर में कंपटीशन होता है। ड्रॉट से, फ्लड से, पेंडेमिक से पूरा की पूरी दुनिया बदल जाती है। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल वॉर होती है। सबसे पहले आप याद करो 1800 में प्रिंटिंग प्रेस आई, सबसे बड़ा क्रांति हुआ। उससे सबसे पहले पहिया बना, पहिए का आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, IT.com बबल बना, AI आया, बिटकॉइन आया, डिजिटल करेंसी आई। ये सब क्या कर रहा है? ये सब कंपटीशन क्रिएट कर रहा है। जब कंपटीशन में आप जाएंगे तो सिर्फ एक ही जीतेगा, बाकी सब हारेंगे। बाकी सब हारेंगे, उनको लॉस होगा, उसका लॉस मिलके कलेक्टिवली रिसेशन को धक्का देगा। ठीक है।
कार्टेल देख लो, कैसे कैसे कार्टेल होते हैं, बैंक्स के कार्टेल होते हैं, फार्मा के कार्टेल होते हैं, आर्म्स एंड एमिनेशंस के कार्टेल होते हैं, टेक्नोलॉजी की लॉबी होती है, आईटी लॉबी होती है, रोबोटिक्स लॉबी होती है, एनर्जी लॉबी होती है, जैसे ओपेक, जीसीसी, सोलर, गैस, लेफ्टिस्ट लॉबी होती है। ये सब मिलके ना कॉम्पीट करवाते हैं, तो कंपटीशन में एक जीतेगा और बाकी सब हारेगा। इस बात को याद रखो, सिर्फ एक ही जीतेगा, जो परफेक्ट होगा वो जीतेगा। सनी देओल ने कहा था ना घातक में, जिसको गुर्दा होगा जीने का हक उसी का है, जिसके पास गुर्दा होगा जीने का हक उसी का है। वैसे ही कंपटीशन में वही जीतेगा जो सही फैसले करेगा। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखते हैं डिसीजन मेकिंग के स्केल्स क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग कोर्स ऑफ एक्शन अमंग सेवरल अवेलेबल ऑप्शंस. It involves evaluating and analyzing benefits and risks of each choices. It's a cognitive process. Is vital for problem solving and planning and achieving desired outcome. कैसे करते हैं? Example, critical thinking, cost and benefit analysis. कॉस्ट ऑफ बेनिफिट एनालिसिस करके कर सकते हैं। कुछ और भी एग्जांपल्स मैंने आगे ड्राफ्ट किए आपके लिए। देखो, ये डिसीजन मेकिंग के स्केल्स हैं, टूल्स हैं। सबसे पहला स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट करके हम डिसाइड करते हैं। कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करके हम डिसाइड करते हैं। सिक्स थिंकिंग हैट्स, मतलब अपने माइंड सेट को चेंज कर करके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जाके हम डिसाइड करते हैं। अपने आप से 5 वाई 5 डब्ल्यू पूछ के हम डिसाइड करते हैं। कॉन्ट्रा थ्योरी, मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, निंदक नियरे राखिए। ठीक है, मतलब अपने कॉन्ट्रडिक्ट करने वाले को दुश्मन मत मानिए, वही आपका सबसे बड़ा मंत्री है, क्योंकि वही आपको बताएगा कि आपका सबसे कमज़ोर हिस्सा कौन सा है। आपको अपने कमज़ोर हिस्से को इम्प्रूव करना है, वो आपके सेम थ्योरी वाले नहीं बताएंगे, हमेशा आपके कॉन्ट्रडिक्ट थ्योरी वाले बताएंगे। इसीलिए सर जिम सिमॉन्स, जो कि दुनिया के सेकेंड सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, सबसे प्रोफाउंड इन्वेस्टर हैं, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिक्स से, ठीक है, अलग अलग थ्योरीज से लोगों को लाए थे, जबकि वो खुद मैथमेटिशियन थे। लेकिन उनको पता था कि सिर्फ मैथमेटिक्स के बेसिस पर मैं ये सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। वो दुनिया में बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों को लेकर आए थे, आर्ट से लोगों को लेके आए थे, चित्र बनाने वालों को लेके आए थे। करेक्ट, वो चित्र बनाने वालों को अपनी कंपनी में लेके आए थे। उनको पता था कि मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट चाहिए डिसाइड करने के लिए। ठीक है, स्पीड थ्योरी एक होती है जो कि मैं अपने उसमें यूज़ करता हूँ, जिसमें मैं ट्रेंड चेंज करने को जज करता हूँ। ठीक है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। 100 मेंटल मॉडल्स, ये एक लिंक है, एक जो कि आपको ना अलग अलग माइंडसेट देता है, जिससे कि आप अलग अलग तरीके के कॉन्टेक्स्ट का जजमेंट कर पाओ। ठीक है, फिर 10वां है, हम प्रिंसिपल्स, फिलोसफीज, बिलीफ्स अलग अलग जगह से सीख करके उसको अप्लाई करके डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, हम डिसाइड कैसे करते हैं? ग्रेडिंग के बेसिस पे, परसेंटेज के बेसिस पे, रैंक देके, कॉन्ट्रा थ्योरी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, एवरी डे। 11वां पॉइंट, एवरी डे, वन डे, वन वॉल, वन हैमर, वन प्रॉब्लम, वन सोल्यूशन। देखो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप हर दिन एक ही दीवार पे एक ही हथौड़े से बार बार तोड़ोगे, तो कभी ना कभी वो दीवार टूट जाएगी। फिर से बोलता हूँ, हर दिन एक ही दीवार के एक ही हिस्से पे हथौड़े से बार बार मारते रहोगे तो वो दीवार टूट जाएगी। इसका मतलब है कि एक प्रॉब्लम, एक सॉल्यूशन को अगर आप तब तक एंडलेस स्टडी करते रहोगे, तो आपके पास उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आएगा, मतलब आप उसका जजमेंट कर पाओगे, ये इसका मतलब है। ठीक है, जैसे हम जिम में जाते हैं, हर दिन एक्सरसाइज करते हैं, तो धीरे धीरे करके हमारी बॉडी बन जाती है, एक दिन में नहीं बनती है। वैसे ही हम सही फैसला ले सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है। 12वां पॉइंट, जिंदगी को टफ बनाओ, इजी नहीं। जितना टफ बनाओगे उतनी ही सर्वाइवल स्किल आएगी और उतना ज़्यादा अच्छा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आएगी। ओके, एक कहावत है, यहाँ पे छूट रहा है, वॉट ब्रिंग्स यू हेयर, वॉट ब्रिंग्स यू हेयर कैन नॉट ब्रिंग यू देयर। इसका मतलब है कि जो विचारों के साथ में मैं यहाँ तक आया हूँ, इन्हीं सेम विचारों के साथ आगे नहीं आ सकता हूँ। मतलब मुझे अपने विचार बदलने पड़ेंगे, नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी, अपने डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा। एक और अप्रोच होता है टॉप डाउन या बॉटम्स अप अप्रोच डिसीजन मेकिंग करने के लिए। ठीक है, ये कुछ टूल्स थे। आगे आते हैं, हाउ टू फाइंड बेस्ट। ठीक है, रूल्स से प्रिंसिपल्स तक कैसे आते हैं? पासिंग मार्क्स,
मेरिट होल्डर, रैंक होल्डर, ठीक है। देखो, डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं हम? डिसीजन मेकिंग करते हैं, पहला पॉइंट क्या है? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब है कि जब एग्जैक्टली एब्सोल्यूट नंबर में हम जजमेंट करते हैं कि 100 बड़ा है कि 200 बड़ा है। ऑफ कोर्स 200 बड़ा है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट डिसीजन हो गया। दूसरा करते हैं जब परसेंटेज के बेसिस पे करते हैं कि मेरे लिए स्टॉक मार्केट एफडी का 8% बड़ा है या म्यूचुअल फंड का 12% बड़ा है। तो हम बोलते हैं नहीं, म्यूचुअल फंड का 12% बड़ा है। फिर हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड का 12% बड़ा है या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम का 22% बड़ा है। तो हम बोलते हैं नहीं, 22%। तो हम परसेंटेज में जजमेंट करते हैं। तीसरा, हम वेटेड एवरेज निकाल के जजमेंट करते हैं या फिर रैंक देके जजमेंट करते हैं। जब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, तो हम उसको रैंकिंग देंगे या वेटेड एवरेज निकालेंगे। ये मैं अलग अलग ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। जब ऑप्शन एब्सोल्यूट में था तो हम एब्सोल्यूट में जजमेंट कर सकते हैं कौन सा बड़ा है। जब ऑप्शन परसेंटेज में है तो वैसे करेंगे। जब वो दोनों ही नहीं होगा तो हम रैंक देके या वेटेड एवरेज से कर सकते हैं। हम स्पीड थ्योरी अप्लाई करके भी जजमेंट कर सकते हैं। हम ग्रोथ थ्योरी अप्लाई करके भी जजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। राइट साइड के बॉक्स में आते हैं फंडामेंटल, नेट प्रॉफिट, नेट ब्लॉक, डाइल्यूशन, सेल्स ग्रोथ स्टोरी, मार्केट कैप कंट्रीब्यूशन। इस बेसिस पे हम जजमेंट कर सकते हैं। टेक्निकल, जैसे मेरा अपना सॉफ्टवेयर है वामन अवतार, उसके बेसिस पे मैं जजमेंट करता हूँ, ठीक है। जिससे कि मैं हटाता हूँ ट्रैप्स को, लो क्वालिटी स्टॉक्स को, नॉइस को हटा देता हूँ और उसके बाद मैं सही जजमेंट कर पाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। ये छोड़ दो, ये किसी काम का नहीं है। ओके, ये एक दो दो चीज़ों को मैं कोट करना चाहूँगा। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैव सिंपल सॉल्यूशन। ये मैं डिसीजन मेकिंग कई कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ दोस्तों। जिस चीज़ को हम जब डिसाइड करते हैं ना, तो वो बहुत ही सिंपल सिंपल सॉल्यूशन होता है, उसको समझ नहीं पाते। हम अपने दिमाग में इतना कॉम्प्लेक्सिटी बना देते हैं कि चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। देखो, पहले ये वाली कोट पढ़ते हैं ऊपर, ये स्टीव जॉब्स वाली। व्हेन यू फर्स्ट स्टार्ट ऑफ trying to solve a problem, the first solution you come up with are very complex. The most people stop here. But if you keep going and live with the problem and peel more layers of onion off, you can often times arrive at some very elegant and simple solution. मतलब स्टीव जॉब्स कह रहे हैं कि पहली बार में हमें कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन ही मिलता है, लेकिन जब हम उस प्रॉब्लम के साथ डेली जीना शुरू करते हैं, उसको सुबह शाम उसके साथ में ब्रीद करना शुरू करते हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि हम एक ही चीज़ को लगातार सोचते हैं तो उसके वेरियस एंगल्स सामने आते हैं, तब हम ज़्यादा अच्छा उसका सोल्यूशन निकाल पाते हैं। नीचे वाली कोट को आपके लिए रीड करूंगा जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कही थी। इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली, यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल एनफ। हम अक्सर, देखो, इसको मैं टीचर्स के कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कभी कभी बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जिनकी बात हमें समझ में आती है, और वही उसी सब्जेक्ट को, उसी चैप्टर को दूसरे टीचर नहीं समझा पाते हैं। तो वो कभी कभी कोई ऐसा कोट यूज़ कर देते हैं, कोई ऐसी एनालॉजी ला देते हैं, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल ले आते हैं, ठीक है, जिससे कि हम उस चीज़ को बड़े आसानी से समझ पाते हैं। करेक्ट। तो आइंस्टाइन ने क्या बोला था? अगर आप एक चीज़ को सिंपल नहीं कर सकते तो इसका मतलब आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो। बिल्कुल, इसको समझ लो, इसको अप्लाई करना शुरू करो। एक चीज़ के साथ जीना शुरू करो तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, और अगर आप उस चीज़ को सिंप्लीफाई करके एक बच्चे के दिमाग में नहीं डाल पा रहे हो तो इसका मतलब आपने उसको समझा ही नहीं है। सिंपल है, ठीक है। अब आते हैं अपने सॉल्यूशन, अब अपने एक्सप्लेनेशन पे आता हूँ मैं। हियर डज नॉट मीन सिंप्लिसिटी इज ईजी। सिंपल इज साइंस। सिंप्लिसिटी एक विज्ञान है, बिकॉज द वर्ड इज डिजाइन टू कंफ्यूज यू, टू मैनिपुलेट यू, ठीक है, टू मेक डिसीजन फेवर इन मैनिपुलेटर। जो आपको मैनिपुलेट करने बैठा है उसके फेवर में आप डिसीजन करो, ऐसी दुनिया बनाई गई है, ठीक है। आगे आते हैं। रिमेंबर, मोर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। ये आपने सुना होगा, करेक्ट। अब उसका एक दूसरा भी लाइन सुनो, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। अब ये दोनों लाइन पढ़ो, ये दोनों ही आपने सुन रखी होगी, ये दोनों ही आपको सही लगती होगी जब आप इसको अलग अलग देखते होगे, लेकिन जब आप एक साथ देखोगे तो आपको दिखेगा दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी है। अब आप मुझे बताओ दोनों में से कौन सी सही है? मोर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस सही है, या लिटिल नॉलेज इज डेंजरस सही है? मतलब लिटिल नॉलेज सही है या मोर नॉलेज सही है? दोनों जगह पे आपने बैरियर खड़ा कर दिया। तो सॉरी। So these two theories,
जो कि आप सब मानते होगे, आप सब ने हज़ारों बार सुनी होगी, एक दूसरे की पैराडॉक्स है, कॉन्ट्रडिक्टरी है, करेक्ट? आगे आते हैं। In this context, simplicity implies that after a lot of permutation and combination, you find one binary solution. What is binary? Binary is in computer की लैंग्वेज जीरो या वन, मतलब या तो यस या नो, या तो हाँ या ना। आप कंफ्यूजन की स्टेट में नहीं रहते हो, आप एकदम क्लैरिटी की स्टेट में आ जाते हो। जब आप किसी चीज़ को बहुत डिटेल में स्टडी करते हो, तो आप जो डिसीजन लेते हो, आपके सामने डिसीजन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, यस या नो। यानी कि आपने कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंप्लीफाई करके येस या नो तक ले आए, ट्रू या फॉल्स तक ले आए, ज़ीरो या वन तक ले आए, वहाँ तक आपको लेके आना है। तब आपका फैसला बिल्कुल सही होगा कि आपके आपके सामने एकदम क्लियर हो जाए, येस या नो। ये हेयर कलर लॉन्च करना है या नहीं करना है, ये 300 करोड़ का पैसा लेके आएगा या 500 करोड़ का प्रॉफिट लेके आएगा, इस लेवल तक आपको लेके आ जाना है अपने फैसले को, ठीक है? सिंप्लिसिटी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। एक सेकेंड, हाँ, ये मैं क्या लिखा है इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके देखता हूँ। Simplicity should not be confused with easy or without effort ready-made solution. सिंप्लिसिटी का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको रेडीमेड सोल्यूशन मिलेगा या बिना एफर्ट के मिलेगा। सिंपल सॉल्यूशंस के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा सोचना पड़ेगा उस प्रॉब्लम के बारे में। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कन्विक्शन एंड एफर्ट टू वन बाइनरी सोल्यूशन। मैंने पहले भी बताया था ना कि एक दीवार पे हथौड़ा मारते रहो, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, एक दिन वो दीवार टूट जाएगी। मतलब एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आप स्टडी करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, आप डिसाइड कर पाओगे, आप अपनी चॉइस बना पाओगे। और यही गलती हम करते हैं, 99% लोग, या 99% टाइम्स हम गलत डिसीजन लेते हैं, ठीक है? आखिरी आते हैं, हाउ टू मेक करेक्ट डिसीजन। कुछ कुछ चीज़ें लास्ट देख लो। विदाउट इमोशन, कलेक्ट अलॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, अंडर स्ट्रैटेजी, अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करो तब डिसीजन लो। गीता पढ़ो, फिलॉसफी पढ़ो, दोहे पढ़ो, पोइट्री पढ़ो, और अपने क्रिटिक्स को अपने पास रखो, या अपनी कॉन्ट्रा थ्योरी को अपने पास रखो, तो आपका डिसीजन बेटर होगा, ठीक है? इसी के साथ मैं अपने वीडियो को दोस्तों ख़त्म करता हूँ, थोड़ा लंबा हो गया, आई थिंक आपको अच्छा लगेगा। तो जय श्री राम, जय सीता मैया, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।